हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमन सिस्टम के लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में, या न्यूरॉन की संरचना के बारे में हम लोगों ने बता दिया था। नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? न्यूरॉन। और न्यूरॉन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था अपना सेल बॉडी, सेकेंड था अपना डेंड्रॉन और थर्ड था अपना एक्सोन। हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब जो अपना टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, या तंत्रिका तंत्र की कार्य की। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की कार्य की। फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या कि किस प्रकार से जो नर्वस सिस्टम होता है वो कार्य करता है, किस प्रकार से जो प्रत्येक जो कोशिका होती है वो सूचनाओं को इम्पल्स करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम की, तो इसमें जो फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम में जो मेन रोल प्ले करती है वो करती है तंत्रिका कोशिकाएं। क्या करती है भाई? तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। अनेक जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो मिलकर एक योजक कड़ी के रूप में, किसके रूप में? एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये मस्तिष्क को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़े रखने का भी क्या करती है? कार्य करती है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो मस्तिष्क होता है वो मेन सेंट्रल पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, या तंत्रिका तंत्र का कैसा भाग होता है भाई? केंद्रीय भाग होता है। ठीक है, ये तंत्रिकाएं जो होती हैं वो उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो होंगी वो क्या करेंगी? उद्दीपनों को ग्रहण करेंगी, और इन कोशिकाओं से या इन उद्दीपनों की जो प्रतिक्रियाएं होती है वो शरीर को क्या करती है? प्रदान करती है। जैसे अगर हम बात करें विभिन्न उद्दीपन, जैसे आवाज, विभिन्न उद्दीपनों की बात करें तो आवाज, स्पर्श, ठीक है, आदि के लिए, आदि जो उद्दीपन है उनके लिए प्रतिक्रिया भी क्या करती है? प्रदर्शित करती है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मेरे कोई सुई चुभी या निडिल लगी, तो निडिल लगी इसकी सूचना तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से कहाँ तक पहुंचाई जाती है? ब्रेन तक। और हमें क्या फील होता है? पेन। तो हम उसके लिए क्या प्रतिक्रिया देते हैं कि निडिल से जो अपना हैंड होता है वो दूर करते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई? प्रतिक्रिया। ये जो प्रतिक्रिया थी वो अपने सेफ्टी के लिए की गई। तो ठीक है, तो इन प्रतिक्रियाओं को और उद्दीपनों को शरीर से ग्रहण करने का जो कार्य करती हैं वो कौन करती है? तंत्रिका कोशिकाएं। इसी प्रकार जो प्रतिक्रिया मिलती है वो भी शरीर को प्रदान करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है भाई? तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, और यह जो कार्य होता है वो एक आवेग के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा संपन्न होता है? एक आवेग के द्वारा संपन्न होता है, जिसे कहा जाता है वैद्युत रासायनिक आवेग। वैद्युत रासायनिक आवेग। क्लियर है? मतलब उद्दीपनों को ग्रहण करना, उनके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना, इनके द्वारा, ये किसके द्वारा होता है? एक आवेग के द्वारा होता है। इस आवेग को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें
यह जो तंत्रिका आवेग होता है या यह वैद्युत रासायनिक आवेग होता है, वो उद्दीपनों को संवेदी अंगों से, कौन सा आवेग, इसे हम लोग बोल सकते हैं तंत्रिका आवेग, ठीक है। तो ये जो तंत्रिका आवेग होता है वो क्या करेगा, उद्दीपनों को संवेदी अंगों से केंद्रीय अंगों तक प्रसारित करने का कार्य, संवेगों को संवेदी अंग जैसे गला, जीभ, ठीक है, कान, इन अंगों से, संवेदी अंगों से केंद्रीय अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य, किसके द्वारा किया जाता है, कौन हेल्प करता है इसके लिए, भाई तंत्रिका आवेग या वैद्युत रासायनिक आवेग। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो है तंत्रिका आवेग होता है, कौन सी बात कर रहे हैं, तंत्रिका आवेग होता है, वो डेंड्रोन तक पहुंचते पहुंचते कम पड़ जाता है। मतलब हम लोग जानते हैं कोई भी चीज की जो फर्स्ट में जो गति होती है वो लास्ट तक नहीं रह पाती है, क्यों, इनकी जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या हो जाता है, डाउन। ये सिर्फ मैंने समझाने का टॉपिक लिया है। इसी प्रकार जो आवेग होता है तंत्रिका आवेग, उसमें भी जो सूचना प्रसारित करने का जो डेंड्रोन तक की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम पड़ने लगती है। तो अब क्या होगा, कमजोर पड़ जाता है, जिसे विभिन्न शिथिल आवेगों को संधि स्थल पर, कहाँ पर हम लोगों ने बताया था, जब हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा था न्यूरॉन की स्ट्रक्चर का, हम लोगों ने दिखाया था संधि स्थल, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, संधि स्थल बनाकर न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से, न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, न्यूरो का मतलब नर्व इम्पल्सेस को, ट्रांस का मतलब ट्रांसफर करना, मीटर का मतलब एक प्रकार से इम्पल्सेस को पहुंचाने वाला। तो न्यूरो ट्रांसमीटर की हेल्प से संवेदी अंगों में सूचनाओं को आगे तक प्रसारित करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा। क्लियर है, वापस से देखना एक बार। इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस क्या करेगी, सूचनाओं एवं उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का क्या करती है, कार्य। सूचनाओं उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा दिया, उसके बदले क्या मिली हमें, रिएक्शन या प्रतिक्रिया। उस प्रतिक्रिया को संवेदी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस के द्वारा। लेकिन अब आगे क्या होगा भाई, जैसे जैसे इसकी जो स्टार्टिंग में जो गति रहती है वो लास्ट तक नहीं रहती, तो संधि स्थल पर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। ये संधि स्थल मिलकर न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करते हैं, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो संवेदनाओं को बाकी नर्वस सेल्स के द्वारा पूरे शरीर में संवेदनाओं को सप्लाई करने का या ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो केंद्रीय तंत्र से न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा जो संवेग प्रसारित किए जाते हैं, ये जो संदेश होते हैं या ये जो इम्पल्सेज होते हैं वो एक्टिव करते हैं किसको, मांसपेशियों व ग्रंथियों को। क्या होगा तो देखते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा, न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा क्या होगा, जो संकेत प्रसारित होते हैं, जो संकेत प्रसारित होते हैं, मतलब we all know that स्टूडेंट, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, शक्तिशाली तंत्र है। वो क्या कर देगा, मांसपेशियों को भी
और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनको भी सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इतना क्लियर है?